गोइंग फॉरवर्ड अभी 4 के मल्टीपल पे आपकी बाज़ार मौजूद है, यूजुअली 7 से 8 की बातें होती हैं, सो स्टिल वी हैव अ पोटेंशियल ऑफ डबल. हाउएवर व्हेन वी टॉक अबाउट दैट वी कैन नॉट इग्नोर द इन्वेस्टर्स हु पर्टिकुलरली कम एंड से कि सानी भाई हमें अभी 188 का रेट OGDC में नहीं दिखा, हमारे पास फ्ला स्टॉक है, वो अभी उसका आधे का आधा भी रेट नहीं हुआ, ये कौन सा इंडेक्स है जो ऑल टाइम हाई पे चल रहा है और हमारे रेट भी नहीं आए. बिकॉज बहुत सारी बातें हैं जो बहुत ओपनली लोग कैंडिडली मार्केट में कर रहे हैं, कह रहे हैं कि यार डिफ़ॉल्ट स्टॉक इंडेक्स के अंदर कैसे मौजूद रह सकता है. सेक्टर्स जो कि डेड हो गए उन सेक्टर की रिप्रेजेंटेशन भी अगर इंडेक्स में हो रही है तो आपका इंडेक्स ये कितना कारआमद है, कितना यूजफुल है. इवन मेरे इन्वेस्टर्स और कई और इन्वेस्टर्स जो कि 4-5 साल पहले मार्केट में मौजूद थे, आज भी वो उनके मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स जो हैं वो लॉसेस में हैं. बहुत स्मॉल साइज कंपनीज इंडेक्स का हिस्सा है और कहीं पे बैंक डिफॉल्टेड कंपनीज या ऐसी कंपनीज जिनमें ऑपरेशंस बंद हो चुके हैं, वो भी इंडेक्स का पार्ट है. इंडेक्स जो है वो टोटल रिटर्न इंडेक्स है और उसमें डिविडेंड और बोनस का लोड शामिल होता है, जिसकी वजह से इंडेक्स जो है वो ऊपर चला गया है लेकिन प्राइसेस अभी तक मैच नहीं की. हमारा जो इंडेक्स है वो इस वक्त तकरीबन 5.1 के मल्टीपल के ऊपर, पीई मल्टीपल के ऊपर ट्रेड हो रहा है. अभी कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पे सिर्फ सिंगल कंपनी है. लीजिंग सेक्टर है, जूट सेक्टर है, ओपन एंड म्यूचुअल फंड्स हैं. ये सेक्टर्स प्रैक्टिकली खत्म हो चुके हैं, लेकिन इंडेक्स रूल के मुताबिक हमें हर एक सेक्टर से मिनिमम एक कंपनी जरूर लेनी है. तो हमारी इंडेक्स में गैर जरूरी तौर पे ऐसी कंपनीज भी एडेड हैं जो कि या तो ट्रेड नहीं होती या उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बुरी है. इवन जूट में जो कंपनी है, आई वांट टू आस्क व्हाई द सेक्टर रूल. भाई सेक्टर जब इकोनॉमी कोलैप्स कर गई, काफी सारे सेक्टर्स का नामो निशान नहीं है, so why you need to have sector rule or why don't you recompose the sectors? It is a unique case कि जहां पे 5% प्लस GDP के अगेंस्ट हमारी स्टॉक मार्केट गिरावट का शिकार रही, जबकि दुनिया में ऐसा कभी भी नहीं होता. हमेशा GDP ग्रोथ का 2x और 3x आपका स्टॉक मार्केट परफॉर्म करती है. अगर हम इस रैली का जायजा लें तो ये जून से स्टार्ट हुई और इनिशियली इसका जो फोकस था वो सिर्फ बैंकिंग सेक्टर था. पहले हमने IMF को देखा कि IMF की डील के बाद मार्केट ने जोरदार वेलकम किया, 4,500 पॉइंट का एक इजाफा देखा गया, लेकिन अगस्त में फिर पॉलिटिकल चेंज की और वो सारे निज़ाम की वजह से मार्केट डाउन गई. बट सितंबर से जो स्टार्ट हुआ और जब सितंबर एंड हो रहा था और हमने देखा कि डॉलर जो है एक्सचेंज रेट हमारा 280 और उस लेवल पे आ चुका था, वहां से हमें मार्केट के इन्वेस्टर्स को एक नया ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस मिला, जो कि हमने देखा कि अक्टूबर और नवंबर में एक एग्रेसिव रैली की, बुलिश रैली की शक्ल में हमें नजर आया. यू ट्राइंग टू से कि जो SIFC के फंड के अंदर आपके स्टेट ओन्ड इंस्टीट्यूशन एंटरप्राइजेस चले गए, उसको बेचने के लिए प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस नहीं चाहिए होगा, वो वहीं से उसके हिस्से बेचे जा सकते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है. मेरे ख्याल में तो मजीद कंपनीज को वेल्थ फंड में ऐड करना चाहिए या वेल्थ फंड 2 क्रिएट कर देना चाहिए कि अगर वेल्थ फंड 2 में कोई और इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेट करना चाहें तो वो वेल्थ फंड 2 में चले जाए. लेकिन आप एक 50 लाख या 1 करोड़ रुपए की छोटी सी दुकान देके उससे महाना 10-20 हज़ार रुपए किराया वसूल करते रहते हैं और कुछ नहीं. लेकिन कंपैरेटिवली अगर आप यही पैसे क्वार्टरली पेइंग डिविडेंड स्टॉक्स में लाइक MCB, UBL, एंग्रो फर्टिलाइजर, हब पावर और इस तरह से बहुत सारे अच्छे शेयर्स हैं, वहां पे इन्वेस्ट कर दें तो आपको ना सिर्फ एक क्वार्टरली डिविडेंड पे का वो होता रहेगा, आप ये कंसिडर कर सकते हैं कि आपने एक दुकान खरीदी है लेकिन आपकी दुकान फिजिकल नहीं है, आपकी दुकान CDC में पड़ी हुई है, राइट, उससे आपको किराया आ रहा है और हर 3 महीने बाद आपको किराया आ जाता है. वैसे आपको किराया महाना आता है लेकिन यहाँ पे आपको किराया हर 3 महीने बाद आ जाता है. तो जो आपको 20,000 किराया आना है उसकी जगह आपको 80,000 रुपए, 90,000 रुपए पर मंथ का डिविडेंड आ रहा है, वो आपके किराए से 5 टाइम्स ज्यादा है. दुकान शायद अगर चल जाए तो आप किराएदार से खाली भी ना करवा सकें, लेकिन यहाँ पे आपको जब भी जरूरत पड़ेगी जस्ट आपको एक फैसला करना है और फौरी तौर पे आपके पैसे आपके पास आ जाएंगे.
सो स्टॉक मार्केट में बेहतरीन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है और शायद इतनी अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी फिलहाल हमारे मुल्क में कहीं और अवेलेबल नहीं है। दुकान में कैपिटल गेन भी होता है, इधर हिस्से में कैपिटल गेन 5-5 साल नहीं होता, बट यू आर राइट कि बाजार 20-20 दिनों में 50-50% रिटर्न देके समझा भी देती है दैट बाजार इज बाजार। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, दिस इज़ सानी खान एंड यू आर वाचिंग न्यू एपिसोड ऑफ इनसाइड फाइनेंशियल मार्केट्स। मार्केट हैज़ क्रॉस्ड द 63,000 लेवल एंड देयर आर न्यूज़ के बाजार जो है वो शायद 70,000 का लेवल भी क्रॉस कर ले बिफोर इट टेक्स अ डिप। सो बाज़ार में काफ़ी मोमेंटम है, लिवरेज जो है वो बिहेव्ड है, वैल्यू ट्रेडिंग जो है वो काफ़ी बढ़ चुकी है और जो OGDC है दैट इज़ लीडिंग द रैली। पहले बैंकिंग सेक्टर ने रैली को चलाया था और जो अच्छी खबर है वो ये है कि OGDC की जो सेटलमेंट के नंबर्स हैं वो 5% से बढ़ के 10% से ज़्यादा रह रहे हैं, कभी कभार 20% भी हो जाते हैं। दैट्स अ गुड न्यूज़। सो आज के प्रोग्राम में हम बातचीत करेंगे लाहौर स्टॉक एक्सचेंज के एक ब्रोकर से, इंटीग्रेटेड एक्विटीज़ लिमिटेड। They happen to be one of the finest brokers of the लाहौर सेगमेंट, इस्लामाबाद सेगमेंट। इनसे आज हम समझेंगे कि लाहौर इस्लामाबाद के ब्रोकर्स जो हैं वो इस तेज़ी को कैसे देखते हैं। काशान साहब, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है सानी भाई, कैसे हैं आप? I'm good. Kashan sir, when you look at the market, when you look at the economy, when you look at the trade, commerce and industry, बाजार हिस्से के अलावा सब जगह challenges है। So last 2 months we have seen a buoyancy in the capital market. I want you to kindly comment ke what are the triggers of the market and going forward how do you look at the market? Thank you for inviting me और I take this opportunity to explain my point of view. देखिए, जिस कंडीशन में इस वक्त हमारी मार्केट है, मार्केट में जो पिछले एक अरसे से हमने एक 5-6 साल का एक लैकलस्टर पीरियड देखा, उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बिल्कुल शैटर हो गया था और मार्केट मुसलसल गिरावट का शिकार थी। डिस्पाइट के इस सारे पीरियड में हमारी इकोनॉमी ने ग्रोथ रिपोर्ट की और 2 साल तो हमारी GDP ग्रोथ 5% से ज़्यादा थी। सो इट इज़ अ यूनिक केस कि जहाँ पे 5% प्लस GDP के अगेंस्ट हमारी स्टॉक मार्केट गिरावट का शिकार रही। इनफैक्ट अगर उधर 5% GDP ग्रोथ थी तो हमारी मार्केट और इंडेक्स जो है वो 5% to 7% गिर रहा था, जबकि दुनिया में ऐसा कभी भी नहीं होता। हमेशा GDP ग्रोथ का 2x और 3x आपका स्टॉक मार्केट परफॉर्म करती है, जिसकी बुनियादी वजह ट्रस्ट का ना होना और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी थी। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी ने हमारे इन्वेस्टर को और इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को, नॉट ओनली स्टॉक मार्केट बल्कि ओवरऑल पूरी इकोनॉमी को बहुत बुरी तरह से मुतासिर किया, जिसकी वजह से हमें अच्छी चीजों के भी नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिले। फाइनली इस साल जब हमने देखा कि अगस्त में जैसे ही नई हुकूमत बनी, निगरान हुकूमत आई, तो वो बड़े फोकस थे, प्रोफेशनल सेटअप था और हुकूमत ने बड़े अच्छे स्टेप्स लिए। अगर हम इस रैली का जायजा लें तो ये जून से स्टार्ट हुई और इनिशियली इसका जो फोकस था वो सिर्फ बैंकिंग सेक्टर था और बैंकिंग सेक्टर ने पूरी रैली को लीड किया था और बाकी तमाम सेक्टर्स वहीं पे थे। लेकिन इस रैली ने सेकंड स्टेप हमने उस वक्त देखा जब सितंबर में जो करेंसी एक्सचेंज, इलीगल करेंसी एक्सचेंज के खिलाफ हुकूमत ने एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया, जो कि वक्त की जरूरत था, बल्कि थोड़ा लेट हुआ लेकिन देर आए दुरुस्त आए। और जब ये करेंसी के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हुआ तो शुरू में ना स्टॉक मार्केट और इकोनॉमी किसी ने भी रिएक्ट नहीं किया और चूंकि हम 5-6 साल से ऐसी चीजें देखते आ रहे थे तो इसके आदी हो गए थे और यही कहते रहे कि ये सस्टेनेबल नहीं है, ये 3-4 दिन 5 दिन के बाद वापस हो जाएगा। लेकिन हमने देखा कि ये ट्रेंड ना सिर्फ सस्टेनेबल रहा बल्कि
जैसे जैसे करेंसी कंट्रोल होती गई लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ता चला गया। दैट वाज द मेन टर्निंग पॉइंट। पहले हमने आईएमएफ को देखा कि आईएमएफ की डील के बाद मार्केट ने जोरदार वेलकम किया, 4,500 पॉइंट का एक इजाफा देखा गया, लेकिन अगस्त में फिर पॉलिटिकल चेंज की और वो सारे निज़ाम की वजह से मार्केट डाउन गई। बट सितंबर से जो स्टार्ट हुआ और जब सितंबर एंड हो रहा था और हमने देखा कि डॉलर जो है एक्सचेंज रेट हमारा 280 और उस लेवल पे आ चुका था, वहां से हमें मार्केट के इन्वेस्टर्स को एक नया ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस मिला, जो कि हमने देखा कि अक्टूबर और नवंबर में एक एग्रेसिव रैली की, बुलिश रैली की शक्ल में हमें नजर आया और जो अभी तक कंटिन्यू है। सो परसेप्शन बेहतर हो गई, कॉन्फिडेंस आ गया। इकोनॉमी को जो चीज सबसे ज्यादा हर्ट कर रही थी वो एक अनकंट्रोल्ड इन्फ्लेशन था, और इस अनकंट्रोल्ड इन्फ्लेशन की बुनियादी वजह अनकंट्रोल्ड एक्सचेंज रेट था। क्योंकि हमारी इंपोर्ट बेस इकोनॉमी है, इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं और जो बहुत सारे फिनिश गुड भी इंपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी इन्फ्लेशन बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल थी और उसकी वजह से हम उसकी कोई प्रेडिक्शन भी नहीं कर सकते थे कि हमारा इन्फ्लेशन किसी पॉइंट पे रुकेगा या हम टर्की की तरह फ्री फॉल में जाते चले जाएंगे। बट मैं ये समझता हूं कि जो हुकूमत ने सबसे पहले करेंसी को कंट्रोल करके बहुत बहुत अच्छा स्टेप लिया है और इसके लिए मौजूदा हुकूमत को इसका ड्यू क्रेडिट देना चाहिए और हम देते रहेंगे। इस स्टेप के बाद हमने अपनी तमाम चीज़ों को कंट्रोल होते देखा और सेकंड स्टेप जो था वो जो मैं समझता हूँ वो अफगान ट्रांजिट ट्रेड की रेगुलेशन थे। जैसे ही हमने अफगान ट्रांजिट ट्रेड के ऊपर बैन लगाया और करेंसी को कंट्रोल किया तो वो तमाम इंपोर्ट बेस प्रोजेक्ट्स और कंपनीज जो कि रॉ मटेरियल की बंदिश की वजह से प्लांट बंद थे और सब कुछ था, वो सब ऑपरेशनल हो गए। अगर हम स्टॉक मार्केट में भी देखें तो टायर कंपनीज हो जाएं या वो अप्लायंसेस के यूनिट हों या ऑटो मैन्युफैक्चरर हों, सबकी प्राइस में बहुत बड़ा इजाफा हमने देखा। सबसे ज़्यादा इजाफा ऑटो सेक्टर में था, ऑटो सेक्टर सबसे ज़्यादा मुतासिर था। सो ऑटो सेक्टर की रैली जो है वो इन्वेस्टर के इस ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस को शो करती है। फिर हमने देखा कि जो इन्वेस्टर्स साइड पे बैठे थे अब वो भी मार्केट में एंट्री ले रहे हैं, जिसकी बुनियादी वजह करेंसी का कंट्रोल है और एसआईएफसी की तरफ से लिए जाने वाले स्टेप्स हैं। एसआईएफसी के क्याम के बाद हमें अपनी प्राइवेटाइजेशन के मामलात और दीगर मामलात पे इकोनॉमी में स्पेशली जो पब्लिक सेक्टर से रिलेटेड है उसमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिली। ये एक सेंट्रल अथॉरिटी है जो कि अपने स्टेप्स ले रही है और अपने डिसीजंस के ऊपर इम्प्लीमेंट करवा रही है। तो जब हम गवर्नमेंट की पॉलिसीज और चीज़ों पे इम्प्लीमेंट होते देखते हैं तो पब्लिक और मार्केट उसका ज़रूर पॉजिटिव रिएक्शन देती है। आशान, आर यू ट्राइंग टू से कि जो एसआईएफसी के फंड के अंदर आपके स्टेट ओन्ड इंस्टीट्यूशन एंटरप्राइजेस चले गए, उसको बेचने के लिए प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस नहीं चाहिए होगा, वो वहीं से उसके हिस्से बेचे जा सकते? बिल्कुल ऐसा ही है और इसके क्याम का मकसद भी ये है कि सबसे पहले तो ये जो प्रोजेक्ट्स थे, बल्कि मेरा तो ख्याल है कि मजीद कंपनीज को भी इसमें ऐड करना चाहिए क्योंकि पहले ये कंपनीज मिनिस्ट्रीज के कंट्रोल में थी। तो अब ये मिनिस्ट्रीज के कंट्रोल से निकल आई हैं और प्रोफेशनल मैनेजमेंट के लिए काम करने की गुंजाइश बन गई है। और चूंकि अब ये वेल्थ फंड में है, जिस तरह एक आम पब्लिक फंड होता है, जिस तरह से एक आम म्यूचुअल फंड होता है, उसी तरह से ये एक फंड है बट नॉट अ लिस्टेड फंड। दुनिया में दीगर तमाम मुल्क भी अपनी वेल्थ फंड इसी तरह से मैनेज कर रहे हैं। तो जब हम जीसीसी या किसी और मुल्क के फ्रेंडली कंट्रीज या किसी और इंस्टीट्यूशन को इसमें पार्टिसिपेट करवाएंगे, आइदर हम उन्हें नए यूनिट इशू कर देंगे या हम गवर्नमेंट अपने एग्जिस्टिंग यूनिट्स उनको सेल कर देगी। तो बाय दैट वे जो वो वेल्थ फंड के जब पार्टिसिपेंट हो जाएंगे तो उनकी डायरेक्टरशिप और वो बिजनेस को डायरेक्टली मॉनिटर करने के काबिल होंगे। तो दैट इज अ वेरी पॉजिटिव स्टेप और मेरे ख्याल में तो मजीद कंपनीज को वेल्थ फंड में ऐड करना चाहिए।
या वेल्थ फंड 2 क्रिएट कर देना चाहिए कि अगर वेल्थ फंड 2 में कोई और इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेट करना चाहें तो वो वेल्थ फंड 2 में चले जाएं। फैंटास्टिक दैट इज अ काशान, वेरी गुड स्टेप बाय द अंडरस्टूड गवर्नमेंट। अंडरस्टूड काशान साहब, अभी वक्त हुआ चाहता है छोटे से वक्फे का। वक्फे के बाद हम चाहेंगे कि हम थोड़ा सा जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं जिनको काफ़ी सारी खदशात हैं, परेशानियां लाहक हैं और वो तसब्जुब का शिकार हैं कि वेदर वो इस तेज़ी में भी नए रेट्स देख पाएंगे, पुराने रेट्स जो हैं वो अभी तक नहीं आए हैं। ज़रा इस टॉपिक को भी छेड़ेंगे आपके साथ, बट राइट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। नाज़रीन, प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में काशान ने मैं तफसील के साथ बताया कि देयर आर नंबर ऑफ पॉलिसीज़ एंड देयर आर नंबर ऑफ मैटर्स विच स्टैंड्स रिजॉल्व्ड एज ऑफ नाउ, और गवर्नमेंट का सिर्फ इतना ही करना कि वो सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड IMF के दिए गए रोड मैप को फॉलो कर रही है, एंड इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि IMF 2+2 कहता है और गवर्नमेंट 2+2 मनोन अमल कर देती है। इसका नतीजा ये निकल रहा है कि बाज़ार हिस्सेस जो है वो 42,000 से 62,000 के लेवल को क्रॉस कर गया है, 63 के लेवल के आसपास इस वक्त मौजूद है। सो गोइंग फॉरवर्ड अभी 4 के मल्टीपल पे आपकी बाज़ार मौजूद है। यूजुअली 7 से 8 की बातें होती हैं। सो स्टिल वी हैव अ पोटेंशियल ऑफ डबल। हाउएवर व्हेन वी टॉक अबाउट दैट वी कैन नॉट इग्नोर द इन्वेस्टर्स हु पर्टिकुलरली कम एंड से कि सानी भाई हमें अभी 188 का रेट OGDC में नहीं दिखा, हमारे पास फला स्टॉक है, वो अभी उसका आधे का आधा भी रेट नहीं हुआ, ये कौन सा इंडेक्स है जो ऑल टाइम हाई पे चल रहा है और हमारे रेट भी नहीं आए। सो काशान, ओवर टू यू। आई वुड वांट यू टू काइंडली एक्सप्लेन दिस, और थोड़ा सा हम इसके साथ साथ बातचीत करना चाहेंगे इंडेक्स की कंपोजिशन के ऊपर, बिकॉज बहुत सारी बातें हैं जो बहुत ओपनली लोग कैंडिडली मार्केट में कर रहे हैं, कह रहे हैं कि यार डिफ़ॉल्ट स्टॉक इंडेक्स के अंदर कैसे मौजूद रह सकता है। सेक्टर्स जो कि डेड हो गए उन सेक्टर की रिप्रेजेंटेशन भी अगर इंडेक्स में हो रही है तो आपका इंडेक्स ये कितना कारआमद है, कितना यूजफुल है। सो काशान, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, एक तो इवन मेरे इन्वेस्टर्स और कई और इन्वेस्टर्स जो कि 4-5 साल पहले मार्केट में मौजूद थे, आज भी वो उनके मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स जो हैं वो लॉसेस में हैं, उनकी प्रॉफिट या उनके लॉसेस रिकवर नहीं हुए हैं। बुनियादी वजह ये है कि इंडेक्स जो है वो टोटल रिटर्न इंडेक्स है और उसमें डिविडेंड और बोनस का लोड शामिल होता है, जिसकी वजह से इंडेक्स जो है वो ऊपर चला गया है लेकिन प्राइसेस अभी तक मैच नहीं की। देयर आर वेरी फ्यू स्टॉक्स जिन्होंने अपने पिछले हाई को ब्रेक करने में कामयाब हुए हैं। सो अगर हम इसके इफेक्ट को निकालें तो अभी भी अ लॉन्ग वे टू गो। आज मार्केट जिस लेवल के ऊपर क्लोज हुई है तो हमारा जो इंडेक्स है वो इस वक्त तकरीबन 5.1 के मल्टीपल के ऊपर, PE मल्टीपल के ऊपर ट्रेड हो रहा है। हिस्टोरिकली हमारा जो PE मल्टीपल था वो मार्केट का 8 और 8.5 की रेंज में रहता था। सो अभी भी हमारे पास गुंजाइश है 8 और 8.5 तक जाने की, लेकिन एक चीज याद रखिए कि हमारी जो इस वक्त कॉर्पोरेट अर्निंग्स है वो मुसलसल इजाफा हो रहा है। तो जो नए रिजल्ट्स आएंगे, दिसंबर बेस्ड रिजल्ट्स आएंगे, उसके एडजस्टमेंट के बाद फिर आपकी PE रेशोज दोबारा से सेटल होंगी। जिस तरह से हमारे बैंकिंग के, फर्टिलाइजर के और बाकी सेक्टर्स के रिजल्ट हैं, तो PE रेशोज एक दफा फिर से हमारी कमी का शिकार होंगी क्योंकि अर्निंग्स बढ़ जाएंगी। नंबर 2, डिविडेंड्स। इस सारे पीरियड में एक जो सबसे अच्छी बात हुई है कि कंपनीज ने बड़े हाई डिविडेंड्स पे किए हैं और हमने उस तरह के डिविडेंड एक्सपीरियंस किए हैं जिनके बारे में पास्ट में हमने कभी नहीं सोचा था। डिस्पाइट के 10 रुपए वाले शेयर ने 10 रुपए डिविडेंड दे दिए, लेकिन उसकी प्राइस में इजाफा नहीं हुआ, लोगों ने डिविडेंड खाया और उसके बाद एक्स प्राइस उसकी वहीं पे आके खड़ी हो गई। तो ये एक कंडीशन थी मार्केट की जिसके ऊपर वो शो करते रहे कि ट्रस्ट लेवल नहीं है। अभी भी अगर हम देखें तो जो जहां पे आपकी इन्वेस्टमेंट है पुराने इन्वेस्टर्स की, उसमें आपके पास 2 ऑप्शंस मौजूद हैं। एक तो वो वाले शेयर्स जो पिछली रैली में बढ़े थे और जिनके मुतालिक परसेप्शन ऐसी थी कि उस वक्त चूंकि ट्रेंड के ऊपर ज्यादा ध्यान था और अर्निंग्स के ऊपर नहीं था, और हमेशा जब मार्केट में मंदी आ जाती है तो उस वक्त इन्वेस्टर्स के पास टाइम होता है, वो बैठ के सोचते हैं कि कंपनीज की अर्निंग क्या थी, उसका बिजनेस मॉडल क्या था। जब तेजी होती है तो किसी के पास ये टाइम नहीं होता सोचने का। तो जब आप मंदी का शिकार होते हैं तो बैठ के सोचते हैं और अपने आप से सवाल करते हैं कि मैंने ये शेयर आखिर क्यों खरीदा।
₹1 की अर्निंग या एक्यूमुलेटेड लॉसेस थे, ये कभी भी डिविडेंड पे नहीं कर सकता, लेकिन मैंने इसको खरीद लिया। किसके कहने पे खरीद लिया, क्यों खरीद लिया? उस वक्त ट्रेंड था और ट्रेंड में आपको नजर आ रहा था कि ₹1 अर्निंग वाला शेयर ₹25 का हो गया, तो चलो 25 से ₹30 भी हो जाएगा। Right. लेकिन वो 25 से ₹30 नहीं हुआ, वो दोबारा ₹10 और उससे भी नीचे आ गया। Yeah. अब भी इन्वेस्टर्स इन शेयर्स को लेके बैठे हैं, तो उनके लिए एक ही मशवरा है, या वो जिसको कंसिडर कर सकते हैं, रेकमेंडेशन ये है कि अपने आप को उन शेयर्स में लेके आइए, उस जगह पे इन्वेस्टमेंट करें जहां पे मैनेजमेंट क्वालिफाइड है, जहां पे क्लियर कट डिविडेंड पॉलिसीज हैं, जहां पे एक्यूमुलेटेड लॉसेस नहीं हैं, वहां पे जाइए और अपने पैसे को इन्वेस्ट करें। और स्टॉक मार्केट जो है वो आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी है, इसको बराए मेहरबानी इन्वेस्टमेंट के तौर पे मैनेज करें। मैं एग्जांपल देता हूं अपने बहुत सारे क्लाइंट्स को, जो पैसिव क्लाइंट्स हैं, जो अपनी एक रेगुलर इनकम चाहते हैं, उनको यही एडवाइस मैं करता हूं कि आप अगर एक दुकान खरीदना चाहते हैं या रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो वो आपको बहुत अच्छी मालूम होती है और आपको उसके ऊपर कोई डाउट नहीं होता। लेकिन आप एक 50 लाख या 1 करोड़ रुपए की छोटी सी दुकान लेके उससे महाना 10-20 हजार रुपए किराया वसूल करते रहते हैं और कुछ नहीं। लेकिन कंपैरेटिवली अगर आप यही पैसे क्वार्टरली पेइंग डिविडेंड स्टॉक्स में लाइक एमसीबी, यूबीएल, एंग्रो फर्टिलाइजर, हब पावर और इस तरह से बहुत सारे अच्छे शेयर्स हैं, वहां पे इन्वेस्ट कर दें, तो आपको ना सिर्फ एक क्वार्टरली डिविडेंड पे का होता रहेगा, आप ये कंसिडर कर सकते हैं कि आपने एक दुकान खरीदी है, लेकिन आपकी दुकान फिजिकल नहीं है, आपकी दुकान सीडीसी में पड़ी हुई है, राइट, उससे आपको किराया आ रहा है और हर 3 महीने बाद आपको किराया आ जाता है। वैसे आपको किराया महाना आता है, लेकिन यहां पे आपको किराया हर 3 महीने बाद आ जाता है। तो जो आपको 20,000 किराया आना है, उसकी जगह आपको 80,000 रुपए, 90,000 रुपए पर मंथ का डिविडेंड आ रहा है, वो आपके किराए से 5 टाइम्स ज्यादा है। दुकान शायद अगर चल जाए तो आप किराएदार से खाली भी ना करवा सकें, लेकिन यहां पे आपको जब भी जरूरत पड़ेगी, जस्ट आपको एक फैसला करना है और फौरी तौर पे आपके पैसे आपके पास आ जाएंगे। सो स्टॉक मार्केट में बेहतरीन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है और शायद इतनी अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी फिलहाल हमारे मुल्क में कहीं और अवेलेबल नहीं है। दुकान में कैपिटल गेन भी होता है, इधर हिस्से में कैपिटल गेन 5-5 साल नहीं होता, बट यू आर राइट कि बाजार 20-20 दिनों में 50-50% रिटर्न देके समझा भी देती है दैट बाजार इज बाजार, राइट? जी, बाजार इज बाजार, लेकिन बाजार में जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आई बिलीव कि अगर आपने हाई डिविडेंड पेइंग यील्ड स्टॉक में इन्वेस्ट कर रखा है और आपका प्राइस नीचे भी आ गया है, लेकिन आपको एक डिविडेंड इनफ्लो आ रहा है, तो आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि आपका गुजारा या आपकी जो एक जरूरियात है वो कम से कम उस डिविडेंड इनकम से पूरी होती रहती हैं और रेगुलर बेसिस पे पूरी होती रहती हैं। इस वक्त जो बहुत सारे लोग अपने पैसे फिक्स इनकम में रख के बैठे हुए हैं, उनको मैंने यही रिकमेंड किया कि देखिए पिछले 1 साल में आपके पैसा जो बैंक में पड़ा हुआ था या जो फिक्स इनकम में था, वो आपको 22%, 21% रिटर्न दे रहा था और वो रिटर्न खाते हुए आपको बहुत अच्छा लग रहा था। बट लुक एट के आपके पैसे की जो परचेजिंग पावर है वो तो बिल्कुल इरोड हो गई है। और अब आप जब उसको ब्रेक करेंगे, फिक्स इनकम से पैसे निकालेंगे, तो आपके हाथ में वही कमजोर वेल्थ होगी। लेकिन अगर यही वेल्थ आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट की होती, तो आपको हाई डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स में बैंक रेट से बराबर या बल्कि उससे भी ज्यादा डिविडेंड यील्ड भी मिल रही होती, और आज आपकी जो वैल्यू लॉस है वो वैल्यू लॉस की रिकवरी हो चुकी होती या वैल्यू लॉस की रिकवरी इन प्रोसेस होती। सो ये जो वैल्यू लूज आपने की है, इस वैल्यूएशन लॉस को पूरा करना बड़ा जरूरी है, और स्पेशली ऐसे लोग जिनके पास सेविंग्स हैं, जो घरों में है, 40+ एज के लोग हैं, उनके लिए ये बहुत जरूरी है। मेक सेंस। कशान, मुझे थोड़ा सा ये भी गाइड करें कि देयर आर पीपल कि जिनको अपने पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग की नीड है, बच्चों की एजुकेशन की उनको फ़िक्र है, उनको लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट
के कंसर्न्स हैं, बच्चों की शादी की प्लानिंग से रिलेटेड उनको चैलेंजेस हैं. सो 5, 10, 15 ईयर 10 मिलियन 20 मिलियन गोल अगर लोगों को सेट करने हो, सो यू थिंक इक्विटी मार्केट इज़ अ गुड ऑप्शन? यस, डेफिनेटली. आपके पास एक बड़ी अच्छी ऑप्शन अवेलेबल है. पहले तो आप अपना एक सेविंग फंड बनाइए, उस सेविंग फंड को लेके चलें और पहले खूब मेहनत करें. सिलेक्टेड स्टॉक्स रखें जहां पे आपको रेगुलर डिविडेंड पेमेंट और बिजनेस मॉडल के ऊपर पूरा यकीन है कि ये बिजनेस मॉडल सक्सेसफुल है और मैच्योर्ड बिजनेस है. आप उसमें इन्वेस्ट करते रहिए. इवन मैं तो आपको ये कहता हूं कि आप अपनी सेविंग्स को करिए. अब तो टेक्नोलॉजी ने इतना आसानी फराहम कर दी है कि आप अपनी छोटी अमाउंट्स भी अपनी मोबाइल ऐप के थ्रू अपने अकाउंट में लोड कर सकते हैं और छोटी लॉट की में भी शेयर बाय कर सकते हैं. इवन मैं तो कहता हूं कि अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो स्मोकिंग छोड़िए. एक डिब्बी सिगरेट की जो आपने रोज 400 रुपए खर्च करने हैं, 400 रुपए आप हर रोज उसमें लोड कर दें. शाम को उसके आपके 4 शेयर 3 शेयर एमसीबी के आ जाएंगे. उसको रखते रहिए. साल के बाद एक अच्छी क्वांटिटी आपके पास शेयर्स की होगी. इसी तरह से आपके बहुत सारे जगह हैं जहां पे आप बिला जरूरत पैसे खर्चते रहते हैं. उस खर्च को बंद कीजिए और छोटी छोटी बचतें डेली अपलोड करें और डेली वहीं से ही अपने ऐप से 5 शेयर 4 शेयर 10 शेयर बाय करते रहें. इस डिसिप्लिन को फॉलो करते रहें. आपकी सेविंग्स बहुत अच्छी बढ़ जाएंगी. इन अ लॉन्गर टर्म अगर आपको किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए अपने बच्चों की तालीम के लिए या उनके मुस्तकबिल के लिए पैसे चाहिए, अभी भी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बहुत सारे ऐसे शेयर्स हैं जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं 5 ईयर 6 ईयर प्लान के तहत. और जो डिविडेंड्स आपको आ रहे हैं वो डिविडेंड उसी में री इन्वेस्ट करते जाएं. उस डिविडेंड को विड्रॉ नहीं करें. फिर आपकी सेविंग्स जो है वो आपको एक बहुत अच्छा रिटर्न देंगी क्योंकि वो हर बार जो आपकी डिविडेंड आएगा उससे आप एडिशनल शेयर बाय करेंगे. उस एडिशनल शेयर से आपकी डिविडेंड लिक्विडिटी फर्दर इंप्रूव होती जाएगी और आपके पास एक रीजनेबल मार्जिन होगा. तो ये एक अच्छा मोड ऑफ सेविंग है. सिर्फ इसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि आप इसको प्रॉपर्ली फॉलो करें और डिसिप्लिन के साथ फॉलो करें. फैंटास्टिक. नाज़रीन, दिस इज टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक. लेट्स मीट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक. वेलकम बैक नाज़रीन. काशान साहब, मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा हम डिस्कशन जो है वो इंडेक्स के ऊपर भी कर लें. जो इंडेक्स की करंट कंपोजिशन है और जो स्कीम है, इससे एज अ ब्रोकर, एज अ सर्विस प्रोवाइडर आप कितने मुतमईन? देखिए, जो हमारा बेंचमार्क इंडेक्स है 100 इंडेक्स, मेरा ख्याल है कि इसकी रिकॉम्पोजिशन दोबारा होनी चाहिए. जो मेरी ऑब्जर्वेशन है उसके मुताबिक अभी कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पे सिर्फ सिंगल कंपनी है, उसमें कोई और कंपनी नहीं है. लीजिंग सेक्टर है, जूट सेक्टर है, ओपन एंड म्यूचुअल फंड्स हैं. ये सेक्टर्स प्रैक्टिकली खत्म हो चुके हैं. लेकिन इंडेक्स रूल के मुताबिक हमें हर एक सेक्टर से मिनिमम एक कंपनी जरूर लेनी है. तो हमारी इंडेक्स में गैर जरूरी तौर पे ऐसी कंपनीज भी एडेड हैं जो कि या तो ट्रेड नहीं होती या उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बुरी है. इवन जूट में जो कंपनी है, आई वांट टू आस्क व्हाई द सेक्टर रूल. भाई, सेक्टर जब इकोनॉमी कोलैप्स कर गई, काफी सारे सेक्टर्स का नामो निशान नहीं है. So why do you need to have sector rule, or why don't you recompose the sectors? ये डेफिनेटली होना चाहिए. और मेरा ख्याल है कि हमारा जो KSE 100 इंडेक्स है, क्योंकि यही इंडेक्स हमारी मार्केट की शनाख्त है. और बाहर भी हर जगह इसी को इस्तेमाल किया जा सकता है. तो जो 100 इंडेक्स की कमेटी, रिव्यू कमेटी है, शायद उसके लिए एक ब्रॉड बेस कंसल्टेशन की जरूरत है. तमाम स्टेक होल्डर्स को उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए. CFA एसोसिएशन, मुफैप और बैंकर्स एसोसिएशन, हर जगह से नुमाइंदे लेके उसको रीथिंक करना चाहिए. और ऐसे सेक्टर्स जो नॉन परफॉर्मिंग है या ऐसे सेक्टर्स जिनमें अब लीजिंग का बिजनेस ऐसे खत्म हो चुका है, ओपन एंड म्यूचुअल फंड्स का बिजनेस खत्म हो चुका है, तो इन सबको मर्ज कर देना चाहिए मिसलिनियस सेक्टर में, ताकि इनसे गैर जरूरी तौर पे जो 6-7 कंपनीज एडेड है हमारे इंडेक्स में वो नहीं होनी चाहिए. जिसकी वजह से अब जब बाहर कोई
इंस्टीट्यूशंस जब हमारे इंडेक्स का रिव्यू करते हैं तो उनको ये चीज बड़ी हैरत अंगेज मालूम होती है कि कई बहुत स्मॉल साइज कंपनीज इंडेक्स का हिस्सा है और कहीं पे बैंक डिफॉल्टेड कंपनीज या ऐसी कंपनीज जिनमें ऑपरेशंस बंद हो चुके हैं, राइट, वो भी इंडेक्स का पार्ट है। तो जिससे कि ना सिर्फ ये हमारे इंडेक्स की परसेप्शन खराब होती है बल्कि हमारे मार्केट की परसेप्शन भी खराब होती है कि भाई ये किस तरह की मार्केट है कि ये डिफॉल्टेड कंपनीज को भी अपने बेंचमार्क इंडेक्स का हिस्सा बना के चल रहे हैं। तो इसकी इस्लाह की जानी चाहिए और एक ब्रॉड बेस्ड कंसल्टेशन के बाद KSE 100 इंडेक्स को मजीद अट्रैक्टिव बनाने के लिए, मजीद लुक्रेटिव बनाने के लिए, बिजनेस अट्रैक्टिव बनाने के लिए स्टेप्स लिए जाने चाहिए। समझ गया। काशान साहब ये फरमाएं कि गोइंग फॉरवर्ड जिस तरह की अभी सिचुएशन है, नज़र आ रहा है कि चीज़ें बेहतर से बेहतर होती चली जा रही हैं। इलेक्शन अगर वक्त पे हो जाते हैं तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक उसकी भी पॉजिटिव मोमेंटम होगा और एक उसकी भी पॉजिटिव ट्रैक्शन होगी। सो हाउ डू यू लुक एट द सिचुएशन पोस्ट इलेक्शन? और ये जो मौजूदा रैली है इसके बारे में मुख्तलिफ आरा पाई जाती है। कुछ लोग इसको कमेंट कर रहे हैं कि इसको 70 तक जाना होगा बिफोर इट टेक्स करेक्शन। सम पीपल से कि 65 का लेवल है, 70 का लेवल है, बट मोमेंटम इज़ गुड। और मैं जिस चीज़ को काफ़ी एक्नॉलेज अप्रिशिएट करता हूँ दैट इज़ द वैल्यू ट्रेडेड, जो कि लास्ट 3 वीक से 20 बिलियन रुपये से ज़्यादा है। आई रियली एक्नॉलेज एंड अप्रिशिएट इट। सो हाउ डू यू लुक एट इट एंड हाउ लॉन्ग यू थिंक कि दिस रैली कैन सस्टेन? देखिए, जब हमारी मार्केट इतने हाई लेवल के ऊपर ट्रेड हो रही है, हमारी मार्केट में वॉल्यूम्स इतने ज़्यादा हैं, तो जितनी ब्रॉड बेस्ड पार्टिसिपेशन है इस हिसाब से हमें हर वक्त वॉलेटिलिटी के लिए तैयार रहना चाहिए। हमारी मार्केट जितनी ऊपर जाएगी वॉलेटिलिटी उतनी बड़ी होगी, स्विंग उतनी ही बड़ी होगी। करेक्शन मार्केट में आए, दैट्स अ गुड फॉर द मार्केट और आनी चाहिए। लेकिन आप ये मत सोचें कि करेक्शन आपकी ख्वाहिश के मुताबिक आपके वक्त पे आ जाएगी। नहीं, ये भी तो बताएं कि इस डर से कि यार मैंने थोड़ी सी करेक्शन की ड्राइव लेनी है और सारी दुनिया माल फेंक के ना चली जाए, आप बाजार को रोको ही नहीं यार, ये भी तो जुल्म है ना। नहीं, ये मैं बिल्कुल एग्री करता हूं, लेकिन मार्केट में जो मोमेंटम बना हुआ है, लोग करेक्शन के खौफ से, कोई पिछले महीने रोल ओवर वीक से पहले आउट हो गया था, कोई रोल ओवर वीक का प्रेशर लेने के बाद कि रोल ओवर वीक में खूब पिटाई लगेगी तो आउट हो जाओ, रोल ओवर वीक के बाद मार्केट बढ़ गई तो अब उन्हें समझ नहीं आ रहा कि हम एंट्री कैसे लें। नहीं सर, देखें रोल ओवर वीक के अंदर बेचारे 114 वाले OGDC ये 5 दिन रोल ओवर वीक के होते हैं, तीसरे दिन तक कपड़े धुलते रहे, बट इट वाज द वेडनेसडे एंड थर्सडे जब आपको डे एंड पे नंबर्स नज़र आ गए कि अच्छा ये माल दिसंबर में चला गया है और 107-8 रुपए के ऊपर माल गरीबों का कट गया है, और वो उनके जो नए रोल ओवर थे वो भी 107-8 में बिकवा दिया माल। दिसंबर के पूरे महीने की बेचारी मंदी अभी 122 का OGDC कर दिया। इफ़ यू आर मूविंग द मार्केट जस्ट बिकॉज ऑफ अ वन स्टॉक, ये भी तो मुनासिब नहीं है। नहीं, देखिए, जब आप मैं अपने इन्वेस्टर्स को या अपने क्लाइंट्स को हमेशा एक बात कहता हूं कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट करें पूरे ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस के साथ करें। राइट। जब आपको अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर और मार्केट के ऊपर कॉन्फिडेंस है तो आप अपनी लाइन ऑफ एक्शन को लेके चलें। बिल्कुल सर। अब होता ये है कि हम एवरीबॉडी सेज कि जी OGDC में अभी बहुत अपसाइड मौजूद है, राइट, हाईली अंडर वैल्यू शेयर है, इसने रैली को बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्म किया है, ये परफॉर्म करेगा। लेकिन उसमें जैसे ही 2 रुपए की गिरावट आती है हमें ये सारी चीजें भूल जाती हैं और हमें एकदम से नजर आता है कि ये तो दोबारा 90 रुपए हो जाएगा। हम उसको 2 रुपए की बचत की खातिर बेच देते हैं, वो 90 रुपए तो हुआ नहीं, अब वो 10-20 रुपए ऊपर चला गया है। अब लोग बैठे हैं, कुछ लोग अपने ब्रोकर को बुरा बोल रहे हैं, कुछ अपने किसी मशवरा देने वाले को बुरा बोल रहे हैं कि भाई अगर तुम मुझे ना कहते तो मैं अपनी पोजीशन को होल्ड करता रहता। तो इसलिए जो पोजीशन आपने लेनी है, जिस भी शेयर में लेनी है, पूरे ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस के साथ ले। जब आपको ट्रस्ट नहीं होता तो आप अपनी पोजीशन को बहुत अर्ली सेल कर देते हैं या महज 10-20 पैसे की मूवमेंट की खातिर आप उसे
एग्जिट ले लेते हैं और फिर ज्यादातर लोगों का ये है कि वंस वो एक शेयर को सेल कर देते हैं तो नई पोजीशन उससे नीचे वाले रेट पे तो ले सकते हैं, लेकिन Right. उससे ऊपर वाले रेट पे पोजीशन लेने की उनमें हिम्मत नहीं होती। बिल्कुल सही। ये एक बड़ा इन्वेस्टर रिलेशनशिप है। मैं इन्वेस्टर्स को समझाता हूं कि देखिए, आप अपनी इन्वेस्टमेंट और अपनी पोजीशन को क्रिकेट की तरह लें। एक ओवर खत्म हो गया, नया ओवर में नई तरीके से खेलें। आपने एक पोजीशन ली, 10,000 शेयर लिए, आपने 10,000 शेयर सेल कर दिए, उसके ऊपर नफा हुआ, नुकसान हुआ, आपकी ट्रेड क्लोज है। नई ट्रेड आपने लेनी है, वो आप नीचे के रेट पे लें या ऊपर के रेट पे लें, बट उसको पिछली ट्रेड के साथ लिंक मत करें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, इट मेक्स सेंस। ये इस तरह से अपने बिहेवियर को लेके चलें तो आपको अपनी रिटर्न कमाने की अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी। हाउ सस्टेनेबल यू थिंक द करंट रैली इज? सर, करंट रैली इज वेरी मच सस्टेनेबल, और जब तक कि आगे कोई मेजर नेगेटिव इवेंट नहीं होता, लाइक कोई ऐसा पॉलिटिकल या कोई इंटरनेशनल देखिए, सबसे बड़ा इवेंट जो है 15 दिसंबर को सामने रखा हुआ है ना, इलेक्शन शेड्यूल। हाफ ऑफ द नेशन, आधी सटोरिया कौम कहती है इलेक्शन शेड्यूल नहीं आ रहा, बिकॉज सारी मार्केट इसी सट्टे पे चली है कि दिस सेटअप इज गोइंग टू कंटिन्यू। अगर इलेक्शन शेड्यूल नहीं आया तो ये बाजार चलेगी, अदरवाइज नहीं चलेगी। यू एग्री विद दैट? एग्रीड। मैं आपको एक बैकग्राउंड दे दूं। या पिछले 4 साल में हमने मार्केट में क्या देखा? मैं अपने क्लाइंट्स के साथ एक बहस करता था कि मैं आपको इकोनॉमी के ऊपर या एक कंपनी की बिजनेस परफॉर्मेंस और उसकी डिविडेंड के ऊपर तो ओपिनियन दे सकता, अपनी राय दे सकता हूं, राइट, लेकिन मैं आपको पॉलिटिक्स नहीं बता सकता। बिल्कुल सही। हम लोग अपने सामने ट्रेड स्क्रीन को खोल के साथ टीवी को हर वक्त देखते रहते थे कि अभी अदालत से खबर आएगी तो मार्केट नीचे चली जाएगी या ऊपर चली जाएगी। Right. सारा दिन अदालतों के फैसले हमारी मार्केट को और ट्रेंड का फैसला करते थे। Right. या सियासी जलसी जुलूस पे फैसला करते थे। Right. तो बड़े अरसे के बाद मार्केट में काम करने का मजा आ रहा है कि हम ट्रेड स्क्रीन को देख के काम कर रहे हैं। That's fantastic. और पॉलिटिकल खबरें या हम उसकी तरफ नहीं देख रहे। Yeah. और हम मेरिट के ऊपर, अपने टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर, अपने फंडामेंटल्स के ऊपर कॉन्फिडेंट होके काम करें, क्योंकि पॉलिटिकल नॉइस नहीं है। That's fantastic. लेकिन अगर पॉलिटिकल नॉइस हो और फिर वही मामला हो जाए कि जी अब वो अदालत में पेशी है या जमानत हो गई है या जमानत कैंसिल हो गई है या कोई नया जलसा जुलूस हो गया, तो डेफिनेटली आप परफॉर्म नहीं कर सकते। नहीं कर पाएंगे। तो going ये forward, ये है। और जब तक ये वाला पुरसकून माहौल जारी रहेगा, लोगों को कॉन्फिडेंस भी रहेगा और ये रैली भी जारी रहेगी। you mean the technocrat setup जब तक है, जब तक चीजें बहुत अच्छी हैं, because they are apolitical, they are focused and they only look towards the policies and their implementation, correct? जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। और देखिए, सबसे बड़ी बात, हम लोग बिजली भी और गैस भी, पूरी एनर्जी पूरी दुनिया में कॉस्ट प्लस बेसिस पे सेल की जाती है। Right. यहां हुकूमत कॉस्ट माइनस बेसिस पे सप्लाई करती रही। Right. और वो कॉस्ट माइनस बेसिस पे सप्लाई करते करते, ना सिर्फ ये कि आज अगर मैं किसी आदमी से कहूं कि तुमने 2012 में जो गैस इस्तेमाल की थी, उस गैस के रिसीवेबल के अगेंस्ट एक गवर्नमेंट पेपर इशू किया गया था जो ओजीडीसी के पास है, और आज वो 82 बिलियन रुपीस का पेपर कन्वर्ट हो चुका है 200 बिलियन रुपए में, और उस 200 बिलियन रुपए के ऊपर जो सूद है वो भी तुम्ही को देना है अपनी टैक्स पेमेंट से। तो कितना अच्छा था कि हम 2012 में गैस थोड़ी महंगी खरीद लेते, ये तकलीफ तो ना होती। अगर आप उसके मॉडल को अनवाइंड करें तो आपको पता लगेगा कि जो गैस आपने उस वक्त बरती थी, इस्तेमाल की थी, शायद आप उसकी 20 गुना ज्यादा कीमत पे कर रहे हैं और आज पे कर रहे हैं, और फ्यूचर में कब तक पे करते रहेंगे कोई अंदाजा नहीं है। सबसे बड़ा स्टेप जो इस हुकूमत ने लिया है कि बिजली और गैस को कॉस्ट प्लस बेसिस के ऊपर सेल करने का टारगेट है, वो कि अभी तक हमने उसको अचीव नहीं किया, बट फ्यूचर में हम कर देंगे। और ये आपकी इकोनॉमी को भी ठीक कर देगा और ये आपकी मार्केट को भी ठीक कर देगा। जब हम एक चीज महंगी खरीदेंगे, महंगी गैस खरीदेंगे, तो उसके इस्तेमाल में भी एहतियात करेंगे, और जो इंडस्ट्रीज हैं वो अपना कॉस्ट पैटर्न वैसे ही करेंगे। अच्छा, यहां पे मैं एक चीज आपको ऐड करना चाहूं।
आप जरा कॉर्पोरेट अर्निंग्स या स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनीज की अर्निंग्स देखिए। राइट डिस्काउंट रेट बढ़ के 22% चला गया। राइट बिजली महंगी हो गई, राइट गैस महंगी हो गई, करेंसी एक्सचेंज रेट अनफेवरेबल हो गया। राइट लेकिन उसके बावजूद मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर स्टिल रिपोर्टिंग प्रॉफिट। गो के उसमें फाइनेंशियल चार्ज का रेशो बढ़ गया है, Right. लेकिन बॉटम लाइन प्रॉफिट सभी रिपोर्ट कर रही हैं। बिल्कुल सही है। कैश फ्लो सभी के ठीक है। राइट और जो परसेप्शन हम आज से 1 साल पहले बात करते थे कि यार आधी से ज्यादा कंपनीज हाई मार्कअप रेट की वजह से डिफॉल्ट में चली जाएंगी, कोई कंपनी डिफॉल्ट में नहीं गई, बिकॉज सब ने उसका इफेक्ट आगे एंड यूजर को पैस ऑन कर दिया। वो फर्टिलाइजर हो, सीमेंट हो, स्टील हो, पेपर प्रोडक्ट हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, ऑटो मैन्युफैक्चर हो, सब ने उसका इफेक्ट आके पैस ऑन किया और अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन किया। सो अब अगर गैस थोड़ी सी और महंगी हो जाएगी तो भी सबकी प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन ही रहेगी। अंडरस्टूड। काशान साहब ये भी फरमाएं कि गोइंग फॉरवर्ड हाउ डू यू लुक एट द मार्केट एंड इफ यू वर टू एडवाइज टू एन इन्वेस्टर ऑफ अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म, व्हाट वुड बी योर सजेशन कि किन सेक्टर्स की तरफ देखना चाहिए? देखिए, बैंकिंग सेक्टर में एक सस्टेनेबल ग्रोथ है और बैंकिंग सेक्टर ने पिछले 1.5 से 2 सालों में जितनी ज्यादा अर्निंग बनाई है, जितना ज्यादा उनके रिजर्व्स बढ़ गए हैं, इक्विटी बेस तमाम छोटे बैंकों की बहुत बढ़ गई है। शायद जो टारगेट उनके 5-5 सालों के थे वो इन 2 सालों में पूरे हो गए हैं। राइट जिसकी वजह से तमाम बैंक्स में डिविडेंड पेमेंट्स बहुत बेहतर हो गई है। राइट इवन वो बैंक्स जिनके बारे में हम ये तस्वुर करते हैं कि बहुत कम डिविडेंड देते हैं और उनको 100 बिलियन या 110 बिलियन की इक्विटी मार्क को टच करना था, वो सब का सब जो शायद 2026 का टारगेट था वो 2023 में पूरा हो गया। राइट राइट तो वहां से बहुत रेगुलर डिविडेंड पेमेंट्स आ रही हैं और एक्सपेंशन हमें नजर आ रही है। सो बैंकिंग सेक्टर है, फर्टिलाइजर सेक्टर है, आईपीपी सेक्टर है, ऑयल एंड गैस सेक्टर है। ऑयल एंड गैस सेक्टर में कैश फ्लोज की इंप्रूवमेंट की वजह से और मौजूदा हुकूमत ने जो पॉलिसी स्टेप्स लिए हैं उसमें बिजनेस ज्यादा क्लैरिटी के साथ हो रहा है और बिजनेस ज्यादा इंप्रूव हो गया है। सो आपको हायर अर्निंग्स विद हायर डिविडेंड्स मिलते रहेंगे। उसके बाद आप मुख्तलिफ सेक्टर्स में मल्टीनेशनल कंपनीज को देख सकते हैं और ऐसी कंपनीज को देख सकते हैं जहां पे बिजनेस मिच्योर है। मिच्योर्ड बिजनेस की मैं बात करूंगा, जो सर्वाइविंग बिजनेस या जो अभी ग्रोथ के फेज में है उनको आप मिड टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए सिलेक्ट ना करें, उनकी ग्रोथ को मिच्योर होने दें, वेट करें। जब आपके पास सेविंग्स का पैसा तो मिच्योर्ड बिजनेस की तरफ जाइए जहां पे आपको एक लो बीटा शेयर्स के साथ वहां पे एक हाई डिविडेंड यील्ड आपको मिलती रहे। How about this food sector? What is your take on that? देखिए, फूड सेक्टर में टर्नओवर तो बढ़ रहा है हमारा, राइट और फूड सेक्टर में जो हमारा इस वक्त गवर्नमेंट की पॉलिसी भी है कि फूड सेक्टर की इंपोर्ट्स को कम किया जाए। राइट तो फूड सेक्टर में हमारे पास जो कंपनीज हैं उसमें कुछ कंपनीज ने बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया है, कुछ कंपनीज जो है जो कि नॉन लिस्टेड सेक्टर में है वो भी शायद आने वाले वक्त में अब लिस्टिंग को अडॉप्ट करें। और मौजूदा हालात में जिस तरह से यूनिटी फूड्स ने परफॉर्म किया और यूनिटी ने जिस तरह से अपनी एक्सपेंशन की और बहुत सारे अनटैप एरियाज को एक्सप्लोर किया, स्पेशली जो ये ऑयल रिफाइनरीज लगा रहे हैं, कुकिंग ऑयल की जो ऑयल एक्सट्रैक्शन प्लांट है, ये गोइंग फॉरवर्ड हमारी इंपोर्ट को कम करने में, इंपोर्ट बिल को कम करने में बहुत माविन होगी। इसी तरह से जो फूड सेक्टर में हमारे पास जो इंपोर्ट रिलायंस है उसको कम किया जा रहा है और जो फूड सेक्टर के अलावा जो फार्मिंग है, फार्मिंग की तरफ भी हम लोग मूव कर रहे हैं, कॉर्पोरेट फार्मिंग की तरफ मूव कर रहे हैं, जिससे कि फर्टिलाइजर सेक्टर के पास भी एक और बाकी जो इक्विपमेंट रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड इक्विपमेंट सप्लायर्स, उनके पास भी एक स्टेबल बिजनेस और स्टेबल बायर्स अवेलेबल हो जाएंगे जो कि इस बिजनेस को जो ओवरऑल सबके लिए बेनिफिशियल होगा। मेक सेंस। एक चीज़ मैं चाहूँगा आखिर में हम ज़रूर टच करें और उसके लिए अक्सर मेरे पास क्वेरीज भी आती हैं, एंड दैट रिलेट्स टू द लिवरेज। जो मार्च 2005 का क्राइसिस था उस वक्त जो है
जो आपकी लिवरेज है वो 50 बिलियन के आसपास चली गई थी और लोगों ने कहा था कि यार दिस बबल हैज़ टू बस्ट। फिर 55 बिलियन की लिमिट आ गई। 2008 का क्राइसिस भी हमने देखा। अभी जो रीसेंट रैली है इसके स्टार्ट होने से पहले जो हमारा बदला या लिवरेज या DFM, MFS, MTS की जो ओपन इंटरेस्ट है वो 20 बिलियन से कम था, 17-18 बिलियन के आसपास हुआ करता था। ये एकदम बढ़ के 35-36 बिलियन पे आ गया है। सो 25% के ऊपर जो है वो MTS, MFS के सौदे होते हैं, जिसमें से 15% MTS में कैश होता है और मार्जिन फाइनेंसिंग में 5% या उससे कम कैश होता है। सो theoretically we are talking about 40-45 billion values waiting to settle plus 20 billion of the deliverable futures. So इसमें इतना कुछ डरने वाली बात तो आपको नहीं नज़र आती, या यू थिंक कि ये ठीक है, अंडर कार्पेट है तो कोई मसला नहीं है? देखिए, जहां तक लेवरेज की बात है तो अगर हम लेवरेज को कंपेयर करें पास्ट में जिस तरह से लेवरेज था, मैं लेवरेज को सबसे पहले क्वांटिटी के हिसाब से देखता हूं। राइट। कि आपके पास क्वांटिटीज कितनी बड़ी हैं। देखिए, जब प्राइस बढ़ रही है, अगर मेरे पास लेवरेज में 5 मिलियन शेयर्स OGDC चल रहे थे तो आज शायद वो 5.5 हो गए हैं, लेकिन शायद 6 महीने पहले वो 78 पे थे और आज वो लेवरेज वैल्यू हो रहा है 120 रुपए के ऊपर। तो जो वैल्यू और प्राइस एप्रिसिएशन है, आप उसको भी मद्देनजर रखें और क्वांटिटीज के ऊपर नजर रखें कि क्वांटिटीज कितनी बड़ी हैं। अगर आप क्वांटिटीज का जायजा लेंगे तो जिस प्रोपोर्शन में अमाउंट का इंक्रीज है, क्वांटिटी इंक्रीज उतना ज्यादा नहीं है। राइट। सो क्वांटिटी इंक्रीज को देखिए। नंबर 2, जो पास्ट में हमारे क्राइसिस है जहां पे लेवरेज वाज वन ऑफ द की रीजन, अगर मैं इन टर्म्स ऑफ US डॉलर देखूं तो शायद उस वक्त 50 बिलियन जो थे वो 300-400 मिलियन डॉलर बनते थे। राइट। आज जो लेवरेज है वो अभी भी ओवरऑल मार्केट का 110-115 मिलियन डॉलर के नजदीक है, इससे ज्यादा नहीं है। और वो इंडेक्स लेवल भी हमने नहीं देखा, वो प्राइसेस भी नहीं देखी। सो बबल कहां से आएगा? अगर आप 2008 का और उससे पहले वाले क्राइसिस देखें तो वहां पे आपको नजर आता था कि शेयर्स हमारे 14-15 के मल्टीपल के ऊपर चले गए थे। राइट। जो एक उस वक्त सुपर रैली थी और उस वक्त लेवरेज में डर लग रहा था कि भाई 14-15 का मल्टीपल हो गया है, तो इस मल्टीपल्स के ऊपर उस वक्त की प्राइसेस मैं ख्याल रिपीट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने वो प्राइसेस देखी है वो शायद दोबारा कभी भी ना आए। तो उस वक्त की जो था वो तो सामने नजर आ रहा था कि 15-16 के मल्टीपल के ऊपर आप ले गए हैं और फिर लेवरेज को इतना हाई कर दिया। अभी लेवरेज में ज्यादा इशू नहीं है। और उसके अलावा ऐसा हमने मार्च का कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं देखा कि OGDC 70 रुपए से शुरू होकर 187 पे पहुंच जाए। सो अभी ज़रा बिहेव्ड तेज़ी है, दैट रियली मेक सेंस कि लिवरेज भी तरीके से बढ़ रही है, तेज़ी भी सुथरी हो रही है और सेटलमेंट के नंबर्स भी जो हैं वो 5% से OGDC के 20% पे देख के मुझे लिटरली खुशी होती है कि बहुत ज़्यादा डरने की बात नहीं। हाँ, नहीं, फिर दूसरी बात ये कि जो फ्रेश इनफ्लोज आए हैं कुछ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की तरफ से, बायबैक की फॉर्म में, फॉरेनर्स की तरफ से और इंडिविजुअल्स की तरफ से और नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज की तरफ से, ये एक सस्टेनेबल कैश मार्केट में इन्वेस्ट हुआ है। लेवरेज बेस तो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन इसने मार्केट को एक बहुत बड़ी लिक्विडिटी दी है। देखिए, जो इस वक्त हमारे पास सबसे अच्छी बात है वो ये है कि हमारी जो बायबैक्स है, बायबैक्स ने मार्केट को अबव 35 बिलियन रुपीस की एक लिक्विडिटी प्रोवाइड कर दी है। फिर इसके अलावा हमने देखा कि जो हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स थे जो शायद ओपन मार्केट में आके अपने शेयर डिसइन्वेस्ट करते, जैसे MCB था और कुछ और एग्जांपल्स हैं, नेशनल फूड्स था और अल्फला बैंक था, तो उस सब को स्पॉन्सर्स ने ही मैनेज किया। और मार्केट प्लेयर्स ने अपनी लिक्विडिटी उसमें इन्वेस्ट नहीं की, जिसकी वजह से मार्केट को ये भी एक इनडायरेक्ट लिक्विडिटी मिली है। सो मार्केट में लिक्विडिटी इनफ्लो इतना बड़ा था कि जिसने पास्ट में होने वाले आउटफ्लोज को बहुत हद तक मैनेज कर दिया है और ये इनफ्लोज अभी जारी रहेंगे, ये रुकेंगे नहीं। लास्ट थिंग जो मैं आपको ऐड करना चाहूंगा, हमने अभी देखा कि MSCI फ्रंटियर इंडेक्स का रिव्यू हुआ
नेक्स्ट रिव्यू हमारा फरवरी में ड्यू है। राइट। जिस तरह से हमारी मार्केट परफॉर्म कर रही है, जिस तरह से मार्केट का टर्नओवर बढ़ा है, जिस तरह से मार्केट की वैल्यू ट्रेडेड डेली बढ़ी है, ये सब हमारी मार्केट के पॉइंट्स को ऐड कर रहा है। सो आई एम वेरी मच होपफुल कि अगर मार्केट इसी तरह चलती रही तो जो नेक्स्ट रिव्यू होगा उसमें पाकिस्तान की वेटेज में एक अच्छा बड़ा इजाफा होगा। रिसेंट जो हमने देखा जिसमें कि एक डिक्लाइन हुआ, लेकिन जो लेटेस्ट फॉरेन फ्लोज आए हैं वो शायद अगले रिव्यू में हमें बहुत अच्छे मिले और हमारी मार्केट की परसेप्शन फर्दर इंप्रूव हो। फैंटास्टिक। काशान साहब, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू रहे लाहौर स्टॉक एक्सचेंज के एक ब्रोकर काशान, जिन्होंने हमें तफसील के साथ बताया कि लाहौर इस्लामाबाद का जो इन्वेस्टर है और वहाँ का जो ब्रोकर है वो इस रैली को बहुत पॉजिटिवली देखता है और वो समझता है कि इकॉनमी में वो कुछ हो रहा है जिसकी ज़रूरत थी, और जो पॉलिसी मेजर्स हैं वो इस तरह के हैं कि जिसकी बदौलत ये समझा जा सकता है दैट दिस रैली इज़ गोइंग टू सस्टेन गोइंग फॉरवर्ड। ही वाज ऑफ द ओपिनियन कि जो पार्टिसिपेशन है उसने भी मार्केट में बढ़ना है, और जो SIFC है उसकी वजह से पाकिस्तान के जो रिज़र्व्स की पोजीशन है वो बेहतर हो सकती है, पाकिस्तान की जो मालियाती खुद मुख्तारी है वो बेहतर हो सकती है, पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर हो सकती है। फर्दर उन्होंने ये बताया कि जो लिवरेज है ये इतना बड़ा चैलेंज नहीं है, और लिवरेज को 2005 और 8 के क्राइसिस से आज कंपेयर नहीं किया जा सकता, बिकॉज लिवरेज के रूल्स काफ़ी बेहतर हो गए हैं, और लिवरेज जो इस वक्त है वो काफ़ी कंट्रोल्ड और बिहेव्ड लिवरेज है, बिकॉज सेटलमेंट के नंबर्स जो हैं वो भी बेहतर हो गए हैं। और जो तीसरी और आखिरी चीज़ जो काशान ने एम्फसाइज की, एंड दैट वाज इन रिलेशन टू द रेट्स, जो 2005 और 8 के रेट्स थे, बाज़ार ने अभी तक उन रेट्स को नहीं देखा है। सो इन बातों को देखते हुए कहा जा सकता है दैट मार्केट इज़ इन सेफ हैंड्स अनटिल अनलेस दैट ऑन 15th of December you got to come up with the election schedule. That will be a misnomer on the positive or the negative side of the market. देखना यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 15 दिसंबर को इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस करता है या नहीं करता है। इस बात पर तज्जिया जारी रखेंगे अगले प्रोग्राम में भी। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।